हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपकी यूजीसी नेट की क्लासेस कराने चाह रही हूँ, जिसकी पहली इकाई है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपने बीए, एमए और उससे पहले भी बल्कि आपने 12th में और 11th में पढ़ा होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये थोड़ा बहुत आता है, और यूपीएससी में तो इसका काफ़ी सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कहीं से भी आ सकती है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पढ़ेंगे हम इसमें सबसे पहले, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसका मतलब है जो उपभोक्ता होता है, यानी कि जो हम वस्तुएं उपभोग करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग जो ग्राहक होते हैं उनको बोलते हैं उपभोक्ता, जो कि वस्तुओं का उपभोग करता है। तो मैं परिभाषा के अनुसार बोलना चाहूँगी, ताकि आपको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए परिभाषा जो रिटन वाले हैं, जैसे बीए वाले तो और 12th वाले, उनके लिए ये ज़्यादा सरल होगा। तो इसलिए तो उपभोक्ता व्यवहार में हम जो उपभोक्ता के व्यवहार, उनकी संतुलन की स्थितियाँ, रुचि, मांग आदि को समझते हैं। तो सबसे पहले है उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि कंज्यूमर्स बिहेवियर। उपभोक्ता अपने जीवन में, यानी कि दैनिक मतलब हमेशा हमेशा वो कुछ ना कुछ वस्तुओं का उपभोग करता है। उसके उपभोग की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति व्यवहार को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत से घटकों से प्रभावित हो। तो घटक का मतलब होता है कि बहुत से चरण आते हैं, ऐसे बहुत से अलग अलग घटक आते हैं। तो घटक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। उनसे वो प्रभावित होता है। वह अपनी सीमित आय का उपयोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है, तथा वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान कर सकें। इसका मतलब है जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं जो उपभोग करते हैं वस्तुओं का, तो हमारी जो आय होती है वो निश्चित होती है, लेकिन हम उसी आय में अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करना चाहते हैं वस्तुओं के उपभोग के द्वारा। तो उसी संतुलन के बारे में हम उपभोक्ता व्यवहार में आगे पढ़ेंगे। वस्तुओं के उपभोग या उपयोगिता का महत्व प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग होता है। उपभोक्ता का व्यवहार प्रमुख रूप से वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से प्राप्त होता है। उपयोगिता आप आगे भी पढ़ेंगे, और मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। उपयोगिता मतलब होता है हमें कोई वस्तु है, हम उससे कितने संतुष्ट हुए, तो वही उसकी उपयोगिता होती है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता या तुष्टि गुण किसी भी वस्तु का वह गुण या शक्ति होती है जिससे मनुष्य को किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता का सृजन उत्पादन द्वारा किया जाता है। जो हमारी उपयोगिता है, तो उसका जो सृजन है, यानी कि उसको जो सृजन यानी कि जो उसको बनाता है, उसको पूर्ण करने के लिए, तो उसका उत्पादन से होता है। जब किसी चीज़ का उत्पादन होगा तो ही वो वस्तुएं हमारे पास आ पाएंगी। तो उपयोगिता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उस सीमा से मापी जाती है जिस सीमा तक वह वस्तु उस मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो इसका मतलब है कोई निश्चित समय है, किसी समय जिसमें हम निश्चित मतलब एक समय है, और किसी मनुष्य मतलब हम लोग किसी वस्तु की उपयोगिता, यानी कि कोई वस्तु है वो हमारे लिए उपयोगी कब होगी, जब हम वो हमारे लिए कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान कर रही हूँ। तो हमारी जितनी वो संतुष्टि प्राप्त हमको करती है कोई वस्तु, वही उसकी उतने ही उसकी उपयोगिता का लेवल मापा जाता है। प्रोफेसर थॉमस ने भी एक परिभाषा दी है। उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की उस शक्ति से है जो मानवीय आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसमें वस्तु में निहित होती है। यानी कि किसी भी हमारी जो इच्छाएं हैं उस वस्तु में उसको संतुष्ट करने की एक शक्ति निहित है, मतलब इसका मतलब भी यही हुआ। उपयोगिता की माप के दृष्टिकोण। उपयोगिता की माप के संदर्भ में निम्न दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक है गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच, एंड दूसरा है कर्मवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। जो प्रोफेसर मार्शल हैं वो कहते हैं कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण से। उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में देते हैं, जैसे 1 2 3 4। सो इस संदर्भ में सामान्यतः उपयोगिता को मापने हेतु मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। माना कोई वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें जितनी पैसे हमें उसके लिए उपभोग करते हैं या देते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता के उसी हिसाब से माप होती है। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया, जैसे एक मोहन है, एक टेबल खरीदता है जिसमें वो 60 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। तो मोहन की जो उस टेबल की उपयोगिता है वो 60 यूटिल्स के बराबर होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे हिग्स, पैरेटो आदि ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। उनके अनुसार उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। और इसी में एक दूसरा है उपयोगिता को जो मापने की दूसरा जो तरीका है वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो क्रमवाचक में आपको मैं बता देती हूँ। क्रमवाचक का मतलब होता है जैसे एक से अधिक वस्तुएं हुई, तो उसमें हम पहली श्रेणी में कौन सी वस्तु रखते हैं और दूसरी श्रेणी में कौन सी वस्तु रखते हैं, तो ये क्रमवाचक दृष्टिकोण है। तो मैं आपको बताती हूँ। प्रोफेसर हिग्स, पैरेटो, एलन आदि ने मतलब इसका जो ये तरीका है इसका मतलब समर्थन किया है। उन्होंने ये माना है कि गणनावाचक संभव नहीं है, लेकिन उपयोगिता की तुलना करके
हम इसको क्रम दे सकते हैं। उपभोक्ता दो या अधिक वस्तुओं का संयोग बनाकर यह ज्ञात कर सकता है कि किस संयोग से उसे अधिक और किससे कम उपयोगिता की प्राप्ति होती है। साथ ही इसमें वस्तुओं का क्रम निर्धारण करके यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि उपभोक्ता किस वस्तु को प्राथमिकता देगा। अतः यदि रवि को केले एवं सेब में से सेब अधिक पसंद है तो उसको सेब को पहले रखेगा, केले को बाद में रखेगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उसे सेब से अधिक उपयोगिता मिल रही है। तो ये एक क्रम रख दिया उसने, फर्स्ट सेकंड, ऐसी बहुत सारी भी हो सकती हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण की आलोचना अर्थशास्त्री रॉबर्टसन, आर्मस्ट्रॉन्ग आदि द्वारा की गई है। उनका मानना है कि व्यक्ति दैनिक के जीवन में यह बात सरलता से तय नहीं कर सकता वह किस वस्तु को कौन सा क्रम दे। तो जो भी अवधारणाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ आलोचना होगी। तो इसमें हम एक निश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह सही हैं। उपयोगिता की तुष्टिगुण की माप। कुल उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। इसका मतलब है कि हमने कितनी वस्तुएं उपभोग करी, उनकी जो समस्त इकाइयां हैं, तो उन सब समस्त इकाइयों का जो योग है उसी को हम कुल उपयोगिता मानते हैं। इसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। टोटल यूटिलिटी N इक्वल टू U1, U2, U3 और U जितनी संख्याएं और सिग्मा यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे कि पहली उपयोगिता, दूसरी, तीसरी, इसको हमने जो क्रम में रखा। तो सीमांत उपयोगिता आपने मैथ या पहले भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। सीमांत उपयोगिता और हर जगह ये जो सीमांत यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक अतिरिक्त इकाई का वो, जैसे हम पहले से दूसरे चरण में आते हैं तो उन दोनों के बीच जो जितने का फ़र्क होता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसकी गणना हम इस सूत्र से करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी N इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, N का मतलब होता है संख्या जितनी होती है उसमें, ठीक है, नंबर, और माइनस टोटल यूटिलिटी N-1 यानी कि उससे पहले का जो संख्या है, पहली या दूसरी है, उससे पहले का वो माइनस करके, ये इसका सूत्र है। इसमें आगे समझाया भी गया है। इसमें दूसरा सूत्र ये है, आप ये सूत्र नोट कर सकते हैं। ये है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन उपभोग की गई इकाइयों में परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा क्यू। मार्जिनल यूटिलिटी N इक्वल टू nth इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, जो टोटल यूटिलिटी N इक्वल टू N इकाइयों पर कुल उपयोगिता, और टोटल यूटिलिटी माइनस N-1 यानी कि उससे पहले की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं N-1 संख्या से पहले का, N-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता की अवस्थाएं, ये धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक यानी कि 3 में जाता है, प्लस शून्य यानी कि 0 और माइनस में भी जाती है ये कभी कभी, जब हम इसका ज़्यादा उपभोग कर देते हैं। जैसे हम कोई वस्तु का ज़्यादा उपभोग करते हैं तो वो माइनस में चले जाता है, हमें वो बिल्कुल भी आगे नहीं चाहिए होती है। तो धनात्मक यानी कि जब तक किसी वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती रहती है तो वो धनात्मक होती रहती है। और जैसे जैसे जब संतुष्टि का लेवल समाप्त हो जाता है उसके बाद हमें असंतुष्टि मिलती है, मतलब उस तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन असंतुष्टि भी नहीं मिलती है, वो एक शून्य में चले जाता है, जहाँ पर हमें किसी भी वस्तु से संतुष्टि भी नहीं मिलती और असंतुष्टि भी नहीं मिलती, उसे शून्य बोलते हैं। लेकिन जब ये शून्य से आगे चल जाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है, जब हमें उससे संतुष्टि की जगह असंतुष्टि प्राप्त होने लग जाती है तो ये एक ऋणात्मक होने लग जाता है। तो सीमांत व कुल उपयोगिता में संबंध का तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, ये देख लीजिए आप, ये एक उदाहरण दिया है इन्होंने। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध नीचे दी गई तालिका से समझा जा सकता है। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता सारणी, वस्तु की इकाइयाँ रखी गई हैं, इसमें कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। तो इसमें है कि जब हम किसी वस्तु की 0 इकाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें 0 उपयोगिता मिलती है, और जो सीमांत उपयोगिता है तो वो 0 - 0 तो 0 ही होगी। और जो पहली है, जब हम वस्तु से पहली इकाई करते हैं तो उससे हमें 35 उपयोगिता मिलती है। तो 35 - 0 इक्वल टू 35, तो इसमें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर है। जब हम दूसरे चरण में जाते हैं तो इससे हमें 65 मिलती है, तो 65 - 35 ये धीरे धीरे कम होती है, या आप इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे। तो जब 0 के बाद ये माइनस में भी जा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी है जो, उसका मतलब यही है कि जब हम दूसरे चरण में जा रहे हैं, दूसरी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, दूसरे उपभोग से पहले उपभोग को माइनस कर रहे हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वही हमारी सीमांत। आगे इसी को एक चार्ट में बताया गया है, ठीक है, ये रेखा चित्र है, ये देख लीजिए आप, ये पहली, दूसरी, ये पूरा इसमें बताया गया है चार्ट में, ये आप देख रहे हैं, इसी को रखा गया है इसमें। जब हम पहली वस्तु का उपभोग करें तो हमें 35 मिल रहा था, ये देख लीजिए आप, ये 35 में थे, तो ये 35 के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है।
जो एक्स अक्ष है उपभोग की गए केले की इकाइयां हैं और वाई अक्ष में प्राप्त उपयोगिता दिखाई गई है। AC रेखा सीमांत उपयोगिता की है, ये मैंने आपको समझा दिया था आगे, तो इसको थ्योरेटिकल समझना इतना सही नहीं होगा। ये ऋणात्मक प्लस मैंने अपनी भाषा में समझा दिया है आपको। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के उपभोग से सीमांत को उपयोगिता घटती है, परंतु उपयोगिता बढ़ रही थी। मतलब जो सीमांत उपयोगिता है वो तो घट रही थी, लेकिन उपयोगिता उसमें बढ़ रहा था, उसमें मतलब धनात्मक था वो। और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तो उपयोगिता भी बढ़ती रहती है, चाहे वो थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़ती रहती है। जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है उस बिंदु पर केवल उपयोगिता अधिकतम होती है। यह बिंदु पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। जब शून्य पर होता है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो उसको पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। यदि पूर्ण तृप्ति के पश्चात भी उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जो मैंने आपको चार्ट में भी और जो ये डायग्राम था, ग्राफ था, ये भी इसमें भी बताया। तो उपयोगिता की एक और अवधारणा औसत उपयोगिता, इसको हमने औसत में कैसे निकालना है। किसी वस्तु की निश्चित इकाइयों की संख्या का उपयोग करने पर व्यक्ति को जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है उसका उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता कहलाता है। किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर औसत उपयोगिता भी घटती चली जाती है। इसमें औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी ठीक है हमारी, उसको हम, और जो उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या है, जितनी वस्तुएं हमने उपयोग की हैं उनकी संख्या। यानी कि उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में 5 रोटियों का उपभोग करने पर 150 कुल उपयोगिता प्राप्त की जाती है तो औसत उपयोगिता 30 होगी। ठीक है, अर्थात 30 उपयोगिता इस प्रकार होगी, आप देख लीजिए कैसे होगी। 150 बटे 5 इक्वल टू 30, तो ये 30 यूटिल्स में आ रहा है, तो ये इसकी औसत उपयोगिता होगी। आगे है उपयोगिता विश्लेषण के सिद्धांत। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसमें आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सम सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और उदासीनता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो ह्रास से आप समझ रहे होंगे कि किसी वस्तु का ह्रास होना, कम होना, ठीक है। और देखो, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनमें एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे हम उसमें अधिकता करते हैं, तीव्रता करते हैं, तो वो सीमित होने लग जाती है, कम होने लग जाती हैं। तो उपभोक्ता जब किसी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है तो वो जो उसकी सीमांत उपयोगिता होती है वो गिरती चली जाती है। इस नियम को पहले 1854 में गोसेन ने बनाया था। इस नियम को मार्शल ने नाम दिया तथा जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। गोसेन के अनुसार जब हम किसी एक वस्तु को निर्विघ्न रूप से लगातार उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब, इसमें निर्विघ्न का मतलब है कि बिना विघ्न के। विघ्न इसमें क्या आ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत का बढ़ना, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मतलब किसी न किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो उसमें मतलब विघ्न होता है। और भी विद्वान हुए जिन्होंने इसमें अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे मार्शल के अनुसार मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा की वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है तथा अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ वह लाभ क्रमशः घटता जाता है। जो उसका उपयोगिता का लाभ इसमें बताया गया वो घटने लग जाता है। तो सैमुअल्सन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती है उस वस्तु की सीमांत तुष्टि गुण कम होने की प्रकृति प्रकट करता है। तुष्टि गुण मतलब हम उसका जो संतुष्ट करने का गुण है वही तुष्टि गुण भी है। देखिए, सबने अपने अपने अनुसार शब्दों में थोड़ा परिवर्तन, लेकिन जो उनका अर्थ है वो एक ही है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उससे हमें उपयोगिता कम मिलने लग जाती है, उसका ह्रास होने लग जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, इसमें कुछ मान्यताएं भी हैं। जैसे अर्थशास्त्र के अन्य नियमों के समान सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और उनके पूरा होने पर ही यह नियम जो है लागू होता है। इन मान्यताओं के कारण ही डॉक्टर मार्शल ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि उनकी कीमत, क्वांटिटी, क्वालिटी और जो उनकी प्रतिस्थापन, स्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनमें भी मतलब अंतर ना हो, तो ये सारे मतलब अन्य बातें समान रहने पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की प्रवृत्ति लागू रहती है। तो इस वाक्यांश द्वारा जिन मान्यताओं तथा शर्तों की ओर इंगित किया गया है वे निम्नलिखित हैं।
वस्तु की समस्त इकाइयाँ गुण में समान होनी चाहिए। जो मतलब वस्तु ने जितनी भी इकाइयाँ किसी भी वस्तु के लिए वो गुण में समान हो। तो उपभोग की जाने वाली वस्तु की समस्त इकाइयाँ गुण में समान होनी चाहिए। गुणों में असमानता की स्थिति में यह नियम जो है लागू नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें जो इकाइयाँ हैं, वस्तु की इकाइयाँ हैं, उपभोग निरंतर होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि उनके बीच में कोई गैप हो जाए। जो हम उपभोग करें, हमारे उपभोग में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग निरंतर एक ही समय पर बिना किसी समय अंतराल के होना चाहिए। उपभोग में समय का अंतर होने पर यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। वस्तु की इकाइयों का जो परिमाण है समान होना चाहिए। परिमाण मतलब जो उसका क्वांटिटी है, ठीक है, उसको परिमाण बोलते हैं। इस नियम के क्रियाशील होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई का आकार एक समान होना चाहिए और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उसका मूल्य है वो भी अपरिवर्तनशील हो। और उपभोक्ता की जो रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन या आय, इनमें भी कोई अंतर नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये प्रभावित होता है। फिर स्थानापन्न वस्तुएं के मूल्य अपरिवर्तन, यानी जो मैंने आपको बताया था, स्थानापन्न मतलब जिनके जैसे चाय, कॉफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न है। और पूरक वस्तुएं वो होती हैं जैसे कि ब्रेड और मक्खन। वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थानापन्न वस्तुएं जो उनका मूल्य होता है वो परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता की जो मात्रा वो प्रभावित होगी। तो स्थापन्न वस्तु में मैं आपको बता देती हूँ, अगर आगे नहीं होगा तो मैं आपको पहले भी समझा देती हूँ। स्थानापन्न बार बार आपको आएगा बीच में ये शब्द, तो मैं बता देती हूँ। स्थानापन्न मैंने अभी भी बताया आपको कि जिस वस्तु के मतलब उस वस्तु के अलावा, मतलब हम अगर कोई वस्तु महंगी हो गई तो दूसरी वस्तु उपयोग करते हैं। जैसे चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी, और कॉफ़ी महंगी हो गई तो चाय, और ऐसी और भी कई उदाहरण होंगे। तो इसमें मैं और भी बताना चाहती हूँ। जैसे हाँ, पूरक वस्तुएं बोल रही मैं। पूरक वस्तुएं वह होती हैं जो मतलब एक लेंगे, जैसे गाड़ी और पेट्रोल हो गया। माना हमने गाड़ी ले ली लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो ये गाड़ी की कीमतों चाहे कम भी होगी लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो गाड़ी लेने में भी उसमें उतना इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी जो डिमांड है वो कम होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। माना अगर कोई चाय कॉफ़ी है तो वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। अगर वो पूर्ण स्थानापन्न होगी तो अगर उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगी तो वो फिर समान वस्तुएं होंगी, तब तो वो चाय होगी तो वो चाय ही होगी जब दोनों एक जैसी हैं। उसमें अगर पत्ती गिरती है, चीनी गिरती है, फिर वो उसी प्रक्रिया से बन रही है तो वो चाय हो जाएगी। कॉफ़ी में अलग तत्व हैं और चाय में अलग है, वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। लेकिन ड्रिंक में कुछ समानता है, जैसे टेस्ट में वो मीठी है और एज अ हॉट ड्रिंक हम उसे यूज़ करते हैं। तो कोई भी वस्तु वास्तविक जगत में किसी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती बल्कि निकट की स्थानापन्न होती है। यदि कोई वस्तु दूसरी अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रयुक्त हो पाती तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कभी कम नहीं होती। इस प्रकार यदि वस्तुएं एक प्रकार की पूर्ण स्थानापन्न होती तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील ही नहीं होता। यह नियम कार्यशील है क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, ठीक है। और विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि, इस नियम की क्रियाशीलता का दूसरा कारण यह है कि यद्यपि किसी उपभोक्ता की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु किसी एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब हम उस वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और उस वस्तु की एक भी इकाई हम प्राप्त नहीं लेना चाहते और सीमांत उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए शून्य हो जाती है। जो उसकी सीमांत उपयोगिता वो जीरो हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। फिर आगे है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। यह नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है तथा यह सिद्ध करता है कि मांग वक्र दाईं ओर गिरता है और क्यों गिरता है ये भी इसमें हम ये डिफाइन हो जाता है। इसी नियम पर उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित है। यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार बना, ठीक है।
इसी नियम पर समसीमांत उपयोगिता नियम भी आधारित है और यह नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य को स्पष्ट करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से उस वस्तु के मूल्य में कमी क्यों आती है। इस नियम की सहायता से मूल्य विरोधाभास की व्याख्या करना संभव हो पाया है। इसके तहत एडम स्मिथ द्वारा दी गई हीरक जल विरोधाभास की व्याख्या की जानी संभव हुई है। आगे है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या सीमाएं। इसमें कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ पे ये जो नियम है ह्रास नियम, ये मतलब यहाँ पे मतलब ये नियम भंग हो जाता है। उपयोगिता ह्रास नियम उपरोक्त दी गई मान्यताओं को पूरा करने पर आवश्यक रूप से लागू होता है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। जिन परिस्थितियों को अपवाद माना जाता है वे निम्नलिखित, जैसे मादक पदार्थों का उपभोग, जैसे नशा होता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें वाइन है ना, एल्कोहलिक एंड और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता है इतना। मादक पदार्थों का उपयोग सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम किसी मादक वस्तु का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो संतुष्टि है वो बढ़ती जाती है, हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं एक टाइम के बाद। तो ये एक अपवाद हो गया इसमें। यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हों, माना इकाइयाँ बहुत छोटी है, माना एक एक बिस्कुट दिया जा रहा है, किसी को भी भूखा है, तो यहाँ पे भी ये नियम भंग हो जाता है। दुर्लभ, अप्राप्य व फैशन की वस्तुएं, इनकी भी जितनी वृद्धि होती है उतनी इसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। जैसे डाक टिकट, पुराने सिक्के, पुरानी पेंटिंग आदि कई लोगों के शौक़ होते हैं, तो ये भी इंसान की जो ये नियम यहाँ पे भी भंग हो जाता है। मुद्रा व शक्ति, जैसे पैसे, जो हमारी मुद्रा है, हमारे रुपए, दौलत, इसकी भी इंसान की जो इच्छा है बढ़ती जाती है। और दूसरा है रोचक व अच्छी पुस्तक, मनभावन कविता, मधुर गाने, जैसे म्यूज़िक हो गया, अच्छी कविताएं हो गई, अच्छी पुस्तकें हो गई, तो ये भी जितना लिया जाए ये अधिक ही बढ़ता रहता है। और उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में नियम का लागू न, जब हम किसी वस्तु की पहली प्रारंभिक अवस्था में कर रहे हैं तो उसमें ये लागू नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ को पहले स्टार्ट ही करते हैं तो उसकी जो उपयोगिता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। माना हमने कोई भूखा इंसान है, माना उसने एक रोटी खाना प्रारंभ किया तो उसकी भूख ज़्यादा है तो 1 2 3 बढ़ती जाएगी काफ़ी टाइम तक, फिर उसके बाद तब तक ये जो उपयोगिता ह्रास नियम है तब तक काम नहीं करेगा। इसी में आगे है समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। यह नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही आया है। इसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री M.H. गोसेन ने सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार अपनी आय द्वारा विभिन्न वस्तुएं सेवाओं को क्रय करते समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की सीमांत उपयोगिता समान होती है। विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समानीकरण से ही कुल संतुष्टि को अधिकतम बनाया जा सकता है। ये रहा इसका चार्ट उदासीनता वक्र का। सॉरी, अभी उदासीनता वक्र नहीं, ये सीमांत उपयोगिता नियम ही चल रहा है। तो मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह बहुत से उपयोग में, मतलब कोई एक वस्तु है, हम उसे बहुत से उपयोग में लगाते हैं, तो उसको जो उसके उपयोग है वो उसे इस तरीके से वितरित करेगा कि प्रत्येक उपयोग में उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर रहनी चाहिए। क्योंकि यदि उसकी सीमांत उपयोगिता किसी भी एक उपयोग में दूसरे उपयोग के अपेक्षा अधिक है तो वह दूसरे उपयोग से निकालकर पहले उपयोग में ही लगाने लग जाए। माना कोई रॉ मटेरियल है, उससे कई प्रकार की वस्तुएं बन सकती हैं। माना जैसे लकड़ी है तो एक लकड़ी जैसे उसको हम जलाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरी जगह है उसको फर्नीचर पे यूज़ करते हैं। तो जलाने की अपेक्षा हमें जो फर्नीचर बनाने उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो रहा है, तो अगर उससे हमें ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो हम उसी काम में लगा देंगे। तो इसमें शर्त ये है कि दोनों में बराबर सीमांत उपयोगिता मिलनी चाहिए। तो समसीमांत ह्रास नियम की मान्यताएँ हैं, उपभोक्ता की आय दी गई है और स्थिर है, मतलब जो उपभोक्ता है उसकी आय जो है वो दी गई है, मतलब स्पष्ट है क्या है, और वो स्थिर भी रहनी चाहिए। दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं।
जो वस्तुओं और सेवाएं उनकी कीमत भी अपरिवर्तित हो, मतलब उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बाजार में स्थापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं और जो उसके स्थानापन्न वस्तुएं वो भी उपलब्ध होनी चाहिए बाजार में। और उपयोगिता ह्रास नियम कार्यशील है, इसमें उपयोगिता ह्रास नियम भी कार्यशील होना चाहिए। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की व्यवहारिकताएं महत्व इसमें होना चाहिए कि जो उपभोक्ता के व्यय का आधार क्या है, बचत तथा उपभोग का आधार कीमतों के निर्धारण में, वितरण के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में, इस सब जगह ये समसीमांत उपयोगिता जो नियम है वो काम करता है। आगे है उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फ्रेंड्स, उदासीनता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन की ही एक वैकल्पिक विधि है जो मार्शल और उसके समर्थकों द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के उपयोगितावादी विश्लेषण पर एक सुधार है। यह विधि उपयोगिता की माप के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन की इस विधि को तटस्थता वक्र विश्लेषण अथवा प्राथमिक दृष्टिकोण, प्रिफरेंस अप्रोच अथवा प्रतिस्थापन दृष्टिकोण, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच भी कहते हैं। इस विधि के विकास का जो श्रेय जाता है वो एक आंग्ल अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.R. हिक्स को तथा एक जर्मन के अर्थशास्त्री हैं G.D. एलन उन्हें जाता है। और सन 1956 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी कृति रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में उदासीनता वक्र विश्लेषण को परिमार्जित एवं संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। आगे हम जानेंगे क्या है ये उदासीनता वक्र विश्लेषण। जो एक उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के उन सभी वैकल्पिक संयोगों को दर्शाती है जिनमें किसी उपभोक्ता को प्रति इकाई समय में समान संतुष्टि मिलती है और इसलिए वह उनके प्रति उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब होता है माना हमारे पास दो बराबर वस्तुएं आ गई, दोनों में और हमें एक का उपभोग कैसे करना है, तो उस स्थिति में हम उदासीन हो जाते हैं। इसमें एक टेबल भी है, इसमें संयोग A B C D और E तक है, जिसमें X वस्तु और Y वस्तु दो वस्तुएं हैं जिनका ये वस्तुओं की इकाई हैं। तो सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है। जैसे जो X वस्तु उसके एक वस्तु से और Y वस्तु की 15 इकाइयों से हमें समान संतुष्टि मिल रही है। दूसरे में 10, तीसरे में 6, चौथे में 3, पाँचवें में पहली। तो उदासीनता वक्र है, इसका एक ग्राफ भी बनाया गया है, ये रहा, इसमें एक ग्राफ में भी दर्शाया गया है X और Y। तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो आप देख रहे होंगे ये रहा, इसमें है उदासीनता वक्र मूल बिंदु। जो ये उदासीनता वक्र बन रहा है, आपने मूल बिंदु है तो वो उन्नतोत्तर यानी कि नतोत्तर नहीं, उन्नतोत्तर मतलब उन्नति कर रहा है। ये देख लीजिए आप, ये ऊपर की तरफ ग्राफ चल रहा है इसका मतलब ये है। और जो उदासीनता वक्र है दोनों अक्षों को स्पर्श भी नहीं करता है, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, ये दोनों अक्ष X और Y, यहाँ पे ये स्पर्श भी नहीं। तीसरा है दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ये रहे, ये समान दृष्टि से चल रहे, कहीं पे किसी को काट भी नहीं रहे हैं। और जो चौथी विशेषता है वो है उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। जो इसका ढाल है प्लस मतलब ऋणात्मक जा रहा है धनात्मक से, मतलब ये घट रहा है। उदासीनता वक्र मानचित्र, एक ही रेखा चित्र में जब भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तर दिखाने वाले एक से अधिक तटस्थता वक्र होते हैं तो उस रेखा चित्र को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। इसमें जो संतुष्टि स्तर है उसमें अलग अलग वक्रों द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्येक दाईं ओर स्थित वक्र अपने से पहले वक्र से अधिक संतुष्टि स्तर को दिखाता है। IC1, IC2, IC3, IC4, ये रहा, इसका ये मानचित्र इस प्रकार होता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर,
उदासीनता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बोलचाल की सुविधा की दृष्टि से सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वस्तुतः यह दर x और y वस्तु की वैकल्पिक इकाई की पारस्परिक विनिमय दर कहते हैं। मतलब वैकल्पिक मतलब होगा x और y दोनों में से हमें किसका विकल्प मतलब कितना करना है, ये वैकल्पिक है हमारे अनुसार कि x की कितनी मात्रा लेनी है और y की कितनी लेनी है। तो इसका जो सूत्र है वो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि x मतलब इसका जो सूत्र है, ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर वस्तु x की त्यागी गई मात्रा डेल्टा x अपॉन वस्तु y की प्राप्त मात्रा यानी डेल्टा y। ठीक है, मतलब जो x वस्तु है जब हम उसकी कुछ मात्रा त्यागेंगे तभी तो हम y की मात्रा को प्राप्त कर सकेंगे एक साम्य के लिए। तो वही है इसका सूत्र। रेखा गणितीय भाषा में उदासीनता वक्र के किसी बिंदु विशेष पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उस वक्र के ढाल स्लोप ऑफ आईसी, ठीक है, आईसी वक्र होता है जो उसका जो ये परिचायक होती है। उदासीनता वक्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है और क्योंकि उपभोक्ता वस्तु x की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए वस्तु y की कम इकाइयों का त्याग करने को तत्पर रहता है। अगर हमें y चाहिए तो x की कुछ मात्रा को त्याग करना होगा। इसी के विपरीत अगर हमें x चाहिए होगा तो y को हमें त्याग करना पड़ेगा उसकी कुछ मात्रा को। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर को निम्न रेखा चित्र द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। ये देख लीजिए, इसमें ये हो रहा है, ये आप समझ रहे होंगे, ये x वस्तु है, ये y वस्तु है और ये रहा 1 और 15 में, यानी कि x वस्तु अगर हम 1 लेते हैं तो हमें y की 15 वस्तु, मतलब एक वस्तु के बदले अगर हम एक वस्तु का त्याग करते हैं तो हमें y वस्तु हमें 15 मिल जाएगी। ऐसे ही ये रहा। उपरोक्त रेखा चित्र में उपभोक्ता जब A से B, C, D तथा E बिंदु की ओर जाता है, ये देख लीजिए आप, तब M, R, S, X, Y क्रमशः गिरती हुई होती है, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं A F, ठीक है, बिगर देन BG, BG इज़ बिगर देन CH एंड CH बिगर देन DG। सो इस प्रकार उदासीनता वक्र के A से B बिंदु पर जाने पर M, R, S, X, Y, A, F है, जबकि B से C बिंदु पर जाने से यह BG ही रह जाती है जो AF से कम है और आगे यह D व E बिंदु पर क्रमशः गिरकर CH व DJ रह जाती है। बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय को दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर व्यय करके खरीद सकता है। इसमें बजट रेखा को बीजगणित के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है: Px डॉट क्यू एक्स प्लस पी वाई डॉट क्यू वाई इक्वल टू एम। इसमें जो Px है वो है वस्तु x की कीमत और Qy मतलब वस्तु x की जो मात्रा है, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है, ये इसको डिनोट करते हैं। और जो Py है वो है वस्तु y की कीमत, Qy है ये है वस्तु y की मात्रा, m उपभोक्ता की मौद्रिक आय। सो उपरोक्त रेखा चित्र में AB रेखा कीमत रेखा है जो सेब तथा केले के उन संयोगों को बताता है जिन्हें वह व्यक्ति ₹100 में खरीद सकता है। ये देख लीजिए, ये इसमें एक रेखा चित्र है। इसमें वो y यानी कि केले को 100 और सेब को 20, ठीक है, ये है इसका। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है और उसका उद्देश्य अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जो उपयोगिता की संख्यात्मक यानी कि गणनावाचक माप संभव नहीं है, किंतु उसकी हम क्रमवाचक यानी कि ऑर्डिनल अभिव्यक्ति की जा सकती है। यानी कि हम उसको गणना तो नहीं कर सकते लेकिन हम क्रम में रख सकते हैं ABCD ऐसे, एक या फिर 1 2 3 की पहली इतनी मिली, फिर उसके बाद मतलब क्रम में रख सकते हैं।
और विचाराधीन वस्तुओं की बाजार कीमतें विश्लेषण अवधि में दी हुई एवं स्थिर रहती हैं और उनकी पूर्ण जानकारी उपभोक्ता को होती है। उपभोक्ता के पास वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की इतनी अधिक मात्रा नहीं है कि उनसे उनकी आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट हो चुकी हो। अर्थात उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपभोग से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है। उपभोक्ता की उदासीनता तथा पसंदगी अधिमान दोनों संगतिपूर्ण, ठीक है, ट्रांसिटिव है। उदाहरण, जब उपभोक्ता ए, बी और सी संयोगों के बीच उदासीन है तो वह आवश्यक रूप से ए तथा सी संयोगों के बीच भी उदासीन यानी कि तटस्थ रहेगा। उदासीनता वक्र विश्लेषण की उपयोगिता की जो क्रमवाचक माप है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपयोगिता विश्लेषण की भांति वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की संख्यात्मक उपयोगिता की माप के क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार वस्तुओं की उपयोगिता, जो एक मनोवैज्ञानिक, काल्पनिक या विषयगत एवं सापेक्ष अवधारणा है, को मापना संभव नहीं, बल्कि केवल अनुभव कर उसे प्राथमिकता के क्रम में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात एक उपभोक्ता यह तो बता सकता है कि उसके लिए घड़ी की तुलना में पंखा कितना ज़्यादा सही है अथवा पंखे की तुलना में घड़ी कितनी उपयोगी है, किंतु वह यह नहीं बता सकता कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कितनी अधिक उपयोगी है। वो ऐसे नहीं बता सकता कि कितनी अधिक है, ये हम ओनली फील कर सकते हैं। द्विवस्तु तकनीक, इसमें दो वस्तुएं दी जाती हैं। जैसे मैं समझाती हूँ आपको। उपयोगिता विश्लेषण, जो एक वस्तु की वैकल्पिक इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप पर आधारित उपभोक्ता के व्यवहार की विश्लेषण की एक वस्तु तकनीक है। वहाँ उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक साथ दो वस्तुओं के वैकल्पिक संयोगों का अध्ययन विधिवत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह स्थानापन्न, पूरक एवं असंबद्ध अथवा स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के व्यवहार का विवेचन करता है। जबकि उपयोगिता विश्लेषण में प्रोफेसर मार्शल द्वारा किसी एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को केवल उसी का परिणाम मानकर वस्तुओं की स्थानापन्नता एवं पूरकता की ओर जटिलता से मुंह मोड़ लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जिसमें दो वस्तुओं की तकनीक है कि ए वस्तु बी वस्तु, ये आपने उसमें पीछे पढ़ लिया था। तो मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की वास्तविक मान्यता से मुक्ति। उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार विश्लेषण अवधि में उपभोक्ता के पास मुद्रा की मात्रा चाहे घटे या बढ़े, उसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। वास्तव में यह मान्यता अवास्तविक है। जब अन्य सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनकी मात्रा से विपरीत दिशा में परिवर्तन होती है तो मुद्रा इसका अपवाद नहीं हो सकती। इसके विपरीत उदासीनता वक्र विश्लेषण मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर नहीं मानता। इनके अनुसार जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ती है तो जो ये आय प्रभाव है, ये उसकी संतुष्टि का जो स्तर है वो बदल जाता है। माना आय ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों में ये देखा जाता है कि आय बढ़ने पर जो उसकी जो वस्तुएं वो भी बदल जाती है। कई बार वो ऐसी वस्तुएं खरीद पाता है अगर उसकी आय बढ़ गई जो महंगी है, और जबकि जब आय घटती है तो वो ऐसी वस्तुएं खरीदता है जिनकी आय कम हो, और कई ऐसी वस्तुओं का उसे त्याग करना पड़ता है जो वो अधिक आय में लेता था। ऐसे ही उदासीनता वक्र की और भी उपयोगिताएं हैं, जैसे दोषपूर्ण मौद्रिक मापदंड। जैसे मूल्य घटता बढ़ता रहता है, यही इसमें दोषपूर्ण मापदंड है, उससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ये आप देख लीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ। मेन बाकी पढ़ना आपने है। प्रतिस्थापन के नियम की वैज्ञानिक व्याख्या, ठीक है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की प्रतिस्थापन अर्थात सम सीमांत उपयोगिता नियम के स्थान पर प्रतिस्थापन को ह्रासमान सीमांत दर के नियम के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार एवं साम्य का विवेचन करता है। यह नियम पूर्व नियम का केवल रूपांतरण मात्र नहीं है, बल्कि उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या है। यह वास्तविकताओं पर आधारित एक अनुभूत सिद्धांत है जिसके प्रयोग ने अर्थशास्त्र को अधिक वास्तविक व व्यवहारिक बनाया है। ये देख लीजिए, इसमें कीमत प्रभाव की सही व्याख्या, ठीक है। माना कीमत प्रभाव एक कुल प्रभाव है जो आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है।
परंपरागत उपयोगिता इस कुल प्रभाव को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उदासीनता वक्र विश्लेषण कीमत प्रभाव से सम्मिलित आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की पृथक व्याख्या करता है तथा कीमत प्रभाव को इन दोनों का योग मानता है, जो अधिक महत्वपूर्ण है। और आगे है मांग के नियम की वास्तविक व्याख्या। तो मांग का नियम क्या है, ये आप जानते होंगे। वस्तु की कीमत में परिवर्तन एवं उसकी मांग जाने वाली मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध के आधार पर उपयोगिता विश्लेषण ने मांग के नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें एक और गिफिन वस्तुएं सदैव उसका एक महत्वपूर्ण अपवाद बनी है और दूसरी ओर अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण नियम सदा आलोचना का विषय बना है। जैसे गिफिन वस्तुएं होती हैं, ठीक है, कई इसमें और भी ऐसे अपवाद पाए जाते हैं जो मांग का नियम का नहीं करते। माना जैसे गिफिन वस्तुएं होती हैं, माना कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, गिफिन उनको बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से घटिया वस्तुएं, ठीक है। ये हमेशा घटिया का मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी काम की नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि माना इनकी कीमत कई बार कम भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जो ये इंग्लिश में ये गिफिन वर्ड्स लिया गया है, इसका मतलब घटिया नहीं है, मतलब हर वस्तु घटिया नहीं है। इसका अर्थ ये भी होता है जो रोज़मर्रे की वस्तुएं, माना हमने नमक ले लिया, तो नमक तो हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना रोज़ करते थे। उसकी वस्तु मतलब उस वस्तु की अगर कीमत माना घट भी रही है तो भी हम नमक तो उतना ही खाएंगे। तो ये इसका एक अपवाद हो जाएगा कीमत का। मांग का नियम या कीमत बढ़ने या घटने से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है उपभोक्ता की बचत अवधारणा का पुनर्निर्माण। उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का पुनर्निर्माण कर इसे अधिक तर्कसंगत बनाया है। तो अब यह आर्थिक घटकों में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का अधिक अच्छा विश्लेषण करता है। अतः अब यह अवधारणा अर्थशास्त्रियों का बौद्धिक व्यायाम यानी कि मेंटल एक्सरसाइज अथवा गणितीय पहेली मैथमेटिकल पजल मात्र नहीं रहकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी सिद्ध हो गया है। जैसे ये उपभोक्ता की बचत अवधारणा का पुनर्निर्माण है, ये इसमें पहले ये मात्र ऐसे इसको मनोरंजन के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि उपभोक्ता की बचत, क्योंकि इंसान ने जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो उसने अपनी बचत, जब से ये बैंक हुए हैं खासकर, अब लोग बचत पे भी विशेष ध्यान देते हैं, तो इसमें अब अधिक डेवलपमेंट हो चुका है। उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय है कि उपभोक्ता अपने वर्तमान उपभोग से संतुष्ट है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं है। उपभोक्ता संतुलन को तभी प्राप्त करता है जबकि उपभोग के वर्तमान स्तर से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। आगे है सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें। सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें उपयोगिता ह्रास नियम एवं समसीमांत उपयोगिता नियम से प्रभावित होती हैं और इसे निम्न स्थितियों के अंतर्गत समझा जा सकता है। एक वस्तु के संदर्भ में, अगर हम इसे जो ये उपयोगिता इसको एक वस्तु के संदर्भ में जाने, तो एक वस्तु के संदर्भ में एक उपभोक्ता संतुलन को तब प्राप्त करता है जबकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं रुपए की सीमांत उपयोगिता का अनुपात वस्तु की कीमत के बराबर हो। इसे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, ये देख लीजिए। वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन रुपए की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ एक्स। सो नाउ इसके अलावा एक और है वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन वस्तु की कीमत पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू रुपए की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम अथवा वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ एक्स, यदि रुपए की सीमांत उपयोगिता को इकाई मान लिया जाए। तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण यहाँ पे है। एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को निम्न तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। देख लीजिए आप।
इसमें आपको पूरा दिखाई देगा और समझ में भी आ जाएगा इस टेबल से आपको। इसमें क्या है कि ये उपभोग की गई इकाइयाँ हैं 1 से लेकर 6 तक, और ये जो सीमांत उपयोगिता है यूटिल्स में है ये, ठीक है। आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है 10, 8, 6, 4, 2, 0। और आगे सीमांत उपयोगिता रुपए में, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एक्स एंड अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, ये। और वस्तु की कीमत, लाभ और हानि। तो जहाँ पर ये 3 है, 3 इकाइयाँ, और इसमें जो उपयोगिता है वो 6 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे शून्य की स्थिति में आ रहा है, ये 3। ये जो शून्य है ये बिंदु है, यहाँ पर ये पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है उस वस्तु से। उपरोक्त तालिका में रुपए में सीमांत उपयोगिता की गणना हेतु यह माना गया है कि रुपए की सीमांत उपयोगिता 2 है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता तब संतुलन में है जब वह वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, क्योंकि उपभोग के इस स्तर पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इक्वल टू पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है 6, ठीक है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 हो रहा है। इसे आप रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं, ये देख लीजिए आप, ये 3 पर यहाँ पे इसका संतुलन बिंदु है उपभोक्ता का। उपरोक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की इकाइयाँ एवं y अक्ष पर वस्तु की कीमत और उपयोगिता को दर्शाया गया है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु R है, क्योंकि इस बिंदु के सापेक्ष उपभोक्ता 3 इकाइयों के उपभोग के स्तर पर संतुलन प्राप्त कर रहा है। 2 वस्तुओं के संदर्भ में, ये आपने एक वस्तु के संदर्भ में जाना है, x वस्तु के संदर्भ में। अब यहाँ पे 2 वस्तुएं x और y। एक उपभोक्ता संतुलन को तब प्राप्त करता है जबकि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं उनकी कीमतों के मध्य का अनुपात रुपए की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। और इसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। वस्तु x सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन वस्तु x की कीमत प्राइस ऑफ x इक्वल टू वस्तु y सीमांत उपयोगिता, इसमें सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y और अपॉन वस्तु y की कीमत प्राइस ऑफ y इक्वल टू रुपए की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। या फिर हम इसको एक अन्य तरीके से भी इसका सूत्र है x वस्तु सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन x की कीमत प्राइस ऑफ x, वस्तु y सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। यदि रुपए की सीमांत उपयोगिता को इकाई माना जाए, अथवा ये देख लीजिए, ये सूत्र एक तरीके से ही होंगे, ठीक। तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। 2 वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को निम्न तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ये जो तालिका बनी है ये 2 वस्तुओं के संदर्भ में बनी है। ये x वस्तु और ये y वस्तु। सब और इसको समझाने के लिए एक साथ भी बनाया गया, ये तालिकाएं दोनों जोड़ी हुई हैं। संतुलन बिंदु इसमें इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यहाँ पे ये साम्य की स्थिति में होंगे, संतुलन यहाँ पे हो जाएगा। उदासीनता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता संतुलन साम्य बिंदु। उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है जिस पर उसे अपनी आय के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त होता है।
उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। ये देख लीजिए, जहाँ पे इक्विलिब्रियम भी होता है। ये आईसी वक्र है, तो यहाँ पे साम्य की स्थिति है जहाँ पर 10 सेब और 50 केले हैं। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, कुछ इसकी शर्तें भी हैं। वस्तुओं की कीमत समान रहे और उदासीनता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर हो। यानी कि जो उदासीनता वक्र है जो मूल बिंदु से, उसमें मतलब धनात्मक संबंध होना चाहिए। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। उपभोक्ता के पास एक उदासीनता मानचित्र होता है जो उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के प्रति पसंदगी क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को स्पष्ट करता है। किसी समय विशेष में उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली आय सीमित और निश्चित है और वह अपनी संपूर्ण आय को दोनों वस्तुओं पर ही खर्च करता है। विश्लेषण की अवधि में वस्तुओं के मूल्य स्थिर एवं निश्चित हैं तथा उपभोक्ता को उनकी संपूर्ण जानकारी है। प्रत्येक वस्तु को सभी इकाइयां समरूप होमोजीनियस तथा विभाज्य है। आगे है, विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचि और आदत में मतलब परिवर्तन होता है। उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात वह अपनी सीमित आय को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ये मान्यताएं हैं उपभोक्ता संतुलन की कुछ। कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत की परिकल्पना यानी कि कल्पना एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने की थी वर्ष 1885 में। मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से इस सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की और हिक्स ने रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से उदासीनता वक्र तकनीक की सहायता से इस सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो अधिकतम कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है और जो कीमत चुकाता है, इन दोनों कीमतों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। माना उपभोक्ता ने किसी वस्तु की कीमत, माना वो कोई सेब खरीदना चाहता है, 1 किलो सेब खरीदना चाहता है और वो उसके लिए 100 रुपये मतलब अपनी मतलब आय का 100 रुपये देना चाहता है। वो उसके लिए इतना खर्च करना चाहता है, लेकिन उसे वो सेब 80 रुपये में मिल गया तो उसकी 20 रुपये की बचत हो गई। और अगर माना वो 100 रुपये में लेना चाहता है और अगर वो 120 में मिल गया तो उसका ऋणात्मक 20 हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक 20 रुपये। तो आगे मैं आपको इसके जो उदाहरण है उसी के अनुसार बताना चाहती हूँ। और उपभोक्ता की बचत बराबर उपभोक्ता द्वारा उपभोग करने की इच्छा माइनस वास्तविक में किया गया भुगतान। माना वो जो इसका मतलब है उपभोक्ता की बचत, ठीक है, वही होगी उपभोक्ता द्वारा जो क्या इच्छा कर रहा था, उपभोग करना चाह रहा था, जो जितना ये 100 करना चाह रहा था और वास्तविक में कितना किया 80, तो जो उसकी उपभोक्ता की बचत होगी वो 20 हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता और वस्तु की इकाइयों की संख्या, इन्हें हम निम्न सारणी से समझ सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया ये उपभोक्ता की बचत है, जो मेन आप इतने में भी आपको समझ में आ जाएगा कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने की इच्छा और वास्तविक में जितना भुगतान किया, इसके बराबर कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाइयों की संख्या। इसे निम्न सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। मार्शल की उपभोक्ता बचत सारणी है, ये मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वस्तु की इकाइयाँ हैं ये 1 से 5 तक है और सीमांत उपयोगिता 10, 7, 5, 3, 1, ये टोटल 26 और वास्तविक कीमत 1, तो ये टोटल 5 हो जाएगा। और उपभोक्ता की बचत 9, 6, 4, 2, 0, ये 21 है इसका टोटल जो बचत हुई है उपभोक्ता की। उपरोक्त सारणी में एक उपभोक्ता वस्तु की पहली इकाई के लिए ₹10 देने को तैयार है, वहीं दूसरी के लिए 7, तीसरी के लिए 5,
और 5वीं के लिए 1 रुपये देने के लिए तैयार है। तो ये इसकी कुल बचत बता रहा है, ये जो उपभोक्ता है उसकी। और ये इसका डायग्राम भी है। तो इसके अनुसार हम इस प्रकार प्राकर्म उपभोक्ता की बचत की परिभाषा यह दी जा सकती है कि उन कीमतों का अंतर है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए देने को तैयार हो और जो वो वास्तविक में देता है। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वही उसकी बचत होती है। ये आपको बार बार वही लिख के दे रहा है। उपभोक्ता की बचत को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। ये देख लीजिए आप, ए, पी और ओ ये 0 पे है और ये उपभोक्ता की बचत है सरप्लस, ये एस द्वारा डिनोट हो रखा है, जो आप समझ चुके होंगे। तो ये है, ये उपभोक्ता की बचत है OMSA माइनस OMSP इक्वल टू PSA के बराबर जो उपभोक्ता की बचत हुई। अब इसकी आलोचना भी है। मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की आलोचना इसकी मान्यताओं के कारण ही की गई है, जो निम्नलिखित हैं। उपयोगिता की मात्रात्मक माप नहीं की जा सकती, जो बार बार वो बोल रहे हैं। दूसरी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती और एक वस्तु की से दूसरी स्वतंत्र नहीं होती। स्थानापन्न वस्तुओं की अनुपस्थिति अवास्तविक है। माना ऐसे संभव ही नहीं है कि किसी वस्तु का स्थानापन्न ना हो सके। उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता है। उपभोक्ता होता है वस्तु की जो वास्तविक कीमत है उससे अधिक कीमत नहीं देता है। और अंतिम विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत शून्य हो जाती है। आवश्यक वस्तु के लिए उपभोक्ता की बचत निश्चित एवं अनंत होती है। यह सिद्धांत अकल्पित है और अवास्तविक है तथा मनगढ़ंत है। आगे हम पढ़ेंगे उदासीनता वक्र में उपभोक्ता की बचत का। अब हम इसे उदासीनता वक्र के द्वारा मापेंगे। क्रमवाचक विश्लेषण की अवास्तविक मान्यताओं के कारण मार्शल के उपभोक्ता बचत माप में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु 2 आधारभूत मान्यताएं उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत के मूल में निहित हैं। ये निम्न हैं। उपयोगिता की मात्रात्मक माप की जा सकती है तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। चूँकि उपयोगिता एक व्यक्तिवादी अवधारणा है, इसलिए इसे गणन संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसका योग एवं घटा करना संभव नहीं है। मतलब इसको घटाना बढ़ाना हम संभव, ये हमारी एक मतलब कल्पित है, हम इसे कल्पना में करते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। जो हम सोचते हो हर कोई सोचे, तो इसको हम एक प्रकार से ये अवास्तविक हो जाता है। ये इनका कहने का अर्थ है। क्रमवाचक विश्लेषण में हम इस कठिनाई से बच जाते हैं। जब हम क्रमवाचक में रखते हैं तो हम इस कठिनाई से बच जाते हैं कुछ हद तक। इस विश्लेषण में उपभोक्ता की संतुष्टि उसके अधिमान माप पर आधारित होती है, जिसे उदासीनता माप पर दिखाया जा सकता है, जिसमें एक उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को प्राप्त करता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता की धारणा भी इस तकनीक में नहीं आती, क्योंकि यह एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन को उसके आय प्रभाव को छोड़ देती है। इस प्रकार मार्शल की तकनीक की अपेक्षा अधिमान तकनीक उपभोक्ता की बचत की माप की श्रेष्ठ विधि है। इसे निम्न चित्र के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। ये देख लीजिए, इसका ये चित्र, रेखा चित्र है। इसमें वस्तु x की मात्रा और मुद्रा की आय, ये, और उपभोक्ता की बचत। इसमें आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे ये जो IC कर्व है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्विलिब्रियम देख सकते हैं आप।